नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मॉर्निंग प्राइम टाइम, गंगा प्राइम। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आपको सावधान कर देने वाली खबर से। अगर कभी भी पेट्रोल पंप पर तेल डलवाएं तो सावधान होकर, क्योंकि जो तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं, बड़ा हादसा हो सकता था। वहां पर अचानक पेट्रोल भरवाते वक्त आग लग जाती है, पूरी बाइक जल जाती है। और गनीमत रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं होता और आग की चपेट में कोई आता नहीं है। अब आप इन तस्वीरों को गौर से और ध्यान से देखिए। और क्या हो सकता है पेट्रोल पंप, कितनी संवेदनशील जगह होती है पेट्रोल पंप, और क्यों पेट्रोल पंप के कर्मचारी कहते हैं कि बीड़ी सिगरेट नहीं पीनी, माचिस नहीं जलानी, फोन पर बात नहीं करनी। और आप इन तस्वीरों को देखिए, इसीलिए कहा जाता है इतनी संवेदनशील जगह होती है कि कब आग पकड़ ले कोई चीज कुछ मालूम नहीं, क्योंकि बहुत संवेदनशील जगह है। सुल्तानपुर से ये तस्वीरें सामने आई, क्योंकि देखिए पेट्रोल डाला जा रहा था, बिल्कुल सामान्य खतरा। एक मोटरसाइकिल आती है, दो उसमें सवार हैं, और अचानक अचानक उसमें आग लग जाती है। और गनीमत ये रहती है कि आग को बुझा लिया जाता है, वहीं पर कोई नुकसान नहीं होता है। जैसे आग लगती है वैसे ही जो मोटरसाइकिल सवार हैं वो उतरकर भागते हैं दूसरी तरफ। लेकिन यहां पर दाद देनी होगी उस व्यक्ति की जो पेट्रोल पंप से पेट्रोल डाल रहा है, ये जो कर्मचारी, इसकी दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि वो भागा नहीं और उसने तुरंत ही जो फायर सेफ्टी के उपकरण वहां पर थे उससे आग बुझाने का प्रयास किया। अगर कोई आग बुझाने का प्रयास नहीं करता तो इसमें भी कोई शक, कोई दो राय नहीं है कि इतनी संवेदनशील जगह है कि एक छोटी सी चिंगारी विस्फोट कर सकती थी इस जगह पर। लेकिन दाद देनी पड़ेगी कि वो भागे नहीं और संयम से काम उन्होंने लिया। और अब बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पर नेशनल हाईवे 91 पर जानलेवा रेस देखने को मिली। ग्रेटर नोएडा में नेशनल हाईवे 91 पर बाइकर्स ने घोड़ों के साथ रेस लगाई है। जान जोखिम में डालकर सट्टेबाजी का एक खेल देखने को मिला। हाईवे पर 5 से 7 किलोमीटर के बीच में रेस लगाए गए हैं। और आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं कि घोड़े को दौड़ाया जा रहा है। देखिए ये बुगिया बनाए गए हैं और मोटरसाइकिल दौड़ रही हैं। ये रेस लगाई जा रही है, सारे वाहन दौड़ रहे हैं और इसमें ये घोड़े की जो सवारी है ये भी दौड़ रहे हैं। और आप अंदाजा लगाइए कि कितनी जिंदगी यहां पर जा सकती है अगर एक चूक होती है, क्योंकि एक दूसरे से टकराने का खतरा यहां पर बहुत ज्यादा है। अगर मसलन कोई मोटरसाइकिल फिसल जाए तो बाकी सभी लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। और आप देखिए इन सब के बीच में ये रेस लगाए जा रहे हैं और घोड़े भी हैं साथ में। बुग्गियों की रेस है, मतलब घोड़ों को भी उतनी तेजी से दौड़ाया जा रहा है जितनी तेजी से ये मोटरसाइकिल दौड़ रहे हैं। तो रफ्तार वही है। ये दादरी इलाके का मामला है और पुलिस बेखबर रही कि इतने लोग जुट गए, इतने लोग यहाँ रेस लगा रहे हैं, पुलिस को कैसे मालूम नहीं। ये अपने आप में हैरान कर देने वाला है, ये जानलेवा रेस। रविंद्र हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए। रविंद्र, तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि पूरी की पूरी सड़क पर जितनी गाड़ियां चल रही हैं ये एक दूसरे से कंपटीशन में उतर गए हैं, ये रेस लगा रहे हैं। ये मामला कब का है, ये किसने रेस अरेंज की, या सभी लोग रेस में हैं या फिर कुछ लोग अपनी यात्रा से जा भी रहे हैं? पूरा मामला समझाइए आप दर्शकों को। जी, बताना चाहूंगा, जिस तरह से सुबह तड़के आज ही की ये घटना है। लगातार जो वहां से जो लोग थे उनका कहना है कि स्थानीय लोग ये जो है हफ्ते में या महीने में ये लोग जो है यहाँ पर लोग आते हैं, दूर दराज से लोग आते हैं और जो पूरे जो हाईवे को जो है मतलब घेर लेते हैं। उसके बाद जो है यहाँ घोड़ों की जो रेस जो है की जाती है। लगातार ये जो है आप तस्वीरों में देख रहे हैं जिस तरह से जो है भारी बाइक। रविंद्र, ये जो रेस है, क्या ये घोड़ों की रेस चल रही है और मोटरसाइकिल साथ में देखने के लिए चल रहे हैं साथ साथ में कि कौन सा घोड़ा कितना तेज दौड़ रहा है, या ये मोटरसाइकिल की भी रेस साथ साथ में चल रही है? जी, मोटरसाइकिल की भी रेस होती है। कुछ जो है जो बाइक हैं कुछ उनके साथ साथ चलती हैं कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए। जो भी कोई लोग आते हैं उस समय सुबह के समय में वो पूरा जो रोड ये लोग जो ठीक है रविंद्र, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। लेकिन यहाँ पर जो सवाल उठ रहा है वो सवाल लगातार उठता रहेगा और एबीपी गंगा सवाल पूछता रहेगा कि ये रेस चलती रही, ये घोड़े दौड़ते रहे, मोटरसाइकिल फराटे भरती रही, पुलिस कहाँ थी? क्या इस आयोजन की जानकारी पुलिस को नहीं थी?
कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपद्रवियों के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने यूपी लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली नियमावली 2020 के प्रावधान के मुताबिक लखनऊ और मेरठ में संपत्ति क्षति का दावा अधिकरण का गठन कर दिए जाने की स्वीकृति दी है। और यूपी ऐसा पहला प्रदेश है जिसने यह कदम उठाया। इससे जिन जिन लोगों की संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है वो इन प्राधिकरणों में क्लेम कर सकेंगे और प्राधिकरण वसूली करवाकर फिर क्लेम सुनिश्चित भी करवाएगा। मसलन अगर कोई प्रदर्शन यूपी में होता है, उस प्रदर्शन में आपकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, तो आप इस प्राधिकरण के पास जाएंगे, आप कहेंगे कि मेरी संपत्ति को नुकसान हुआ, इतना इतना नुकसान हुआ है, तो ऐसे में फिर सारी की सारी जिम्मेदारी आ जाएगी प्राधिकरण के ऊपर। और ये प्राधिकरण की जिम्मेदारी है कि फिर जिन लोगों ने आपकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है वो क्लेम सुनिश्चित करवाएगी, वो उनसे वसूली करके आपको आपकी संपत्ति को आपको हुए नुकसान की भरपाई करेगा। तो ये एक बड़ा कदम है क्योंकि योगी का ये मॉडल इस वक्त पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारे साथ बलराम पांडे हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हैं। बलराम, मेरठ तो अपने आप में इस लिहाज से बड़ा संवेदनशील है क्योंकि जब भी प्रदर्शन होते हैं उसकी आंच सीधा सीधा इस पूरी की पूरी बेल्ट पर एक तरीके से पड़ती है। तो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसे वक्त में ये वसूली नियमावली 2020 प्रावधान, कितना जरूरी था ये ऐसे वक्त में, और इसका इंप्लीमेंटेशन कब तक किस तरीके से होगा ये भी आप दर्शकों को बताएं और समझाएं। देखिए राजीव, जिस तरीके से सीए के विरोध में पूरे प्रदेश में हिंसा भड़की थी, दंगा हुआ था, उसमें सरकारी और निजी संपत्तियों की क्षति हुई थी, तोड़फोड़ हुई थी, उसको लेकर के मुख्यमंत्री जी ने साफ कह दिया था कि जिन्होंने ये क्षति पहुंचाई है उसकी वसूली उन्हीं से होगी। और ये साफ मैसेज उन दंगाइयों को, उन उपद्रवियों को दिया था कि अगर आपने इस तरीके का कृत्य किया है तो उसकी भरपाई आपसे ही की जाएगी। और यही वजह है कि संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम 2020 के तहत इसको मंजूरी दी गई है, जिसमें जो संपत्ति क्षति दावा अधिकरण जो डिपार्टमेंट है उसका गठन किया गया है। पहला जो दफ्तर है वो लखनऊ में बनाया जा रहा है, जहां पर कानपुर, अयोध्या, लखनऊ, प्रयागराज समेत पूर्वांचल के जो जिले हैं वहां पर वसूली के लिए अपना दावा पेश कर सकते हैं। साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में दूसरा दफ्तर बनाया जा रहा है, जहां आगरा और मथुरा से लेकर के नोएडा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मेरठ से लेकर सहारनपुर तक के लोग अपना दावा पेश कर सकते हैं। राजीव, इसमें जो प्रोसीजर है दावा पेश करने के लिए वो ये है कि जब भी ये घटना हो उसके 3 माह के अंदर अंदर आपको एक पुलिस की रिपोर्ट लेनी होगी, क्योंकि अगर कहीं हिंसा हुई है तो उसकी एफआईआर पुलिस जरूर दर्ज करेगी। और उस रिपोर्ट को लेकर के आपको अपनी संपत्ति का आकलन करते हुए उसकी एक रिपोर्ट तैयार करके इस विभाग में आपको दावा पेश करना होगा, जिसके बाद ये विभाग उन उपद्रवियों से वसूली करके आपको भुगतान करेगा। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो आपको लगातार चक्कर काटने होते थे कि हमारी संपत्ति की क्षति हुई है इस हिंसा में, कभी आप पुलिस के पास जाते थे, कभी आप एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते थे, वो चक्कर लगाने से अब बच जाएंगे। चाहे वो सरकारी विभाग का नुकसान हो या आम आदमी का नुकसान है, दोनों का प्रोसीजर एक है कि आपको 3 माह के अंदर अंदर पुलिस की रिपोर्ट लेनी होगी और उस रिपोर्ट के साथ आपको वसूली के लिए दावा पेश करना होगा इस विभाग में। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर एक और अधिकार अब योगी सरकार आम आदमी के हाथ में देने जा रही है कि अगर आपकी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है और वो भी इस तरह के प्रदर्शनों से पहुंचता है तो क्लेम किया जा सकता है। बलराम, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। खबरों में अब आगे बढ़ रहे हैं, लखनऊ का रुख करेंगे जहां पर 20 अगस्त से विधानमंडल सत्र है और बीजेपी विधानमंडल दल की आज बैठक करेगा। ये बड़ी खबर आपको दे दें, आज ये बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक होने वाली है। ये बैठक बड़ी महत्वपूर्ण है और बैठक में क्या क्या चर्चाएं होंगी, क्या कुछ रहेगा, ये सब जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संतोष हमारे साथ जुड़ गए। संतोष, विधानमंडल दल की बैठक है बीजेपी की, क्या कुछ रहेगा बैठक में? देखिए 4:30 बजे के लगभग ये बैठक शुरू होगी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के संगठन के प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष व बीजेपी के सभी विधायक इसमें वर्चुअली शामिल होंगे। यानी कि फिजिकली कोई बैठक नहीं होगी, लेकिन जो वर्चुअल जो मीटिंग्स होती हैं उसी तरीके से ये लोग शामिल होंगे। साफ तो है कि 20 तारीख से जो विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है उसमें सरकार किस तरीके से, पार्टी किस तरीके से अपने आप को डिफेंड करेगी, क्योंकि इस बार का जो सत्र होगा बहुत हंगामेदार होने वाला है।
वजह साफ है कि एक तरफ ब्राह्मण की राजनीति उत्तर प्रदेश में छाई हुई है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो या कांग्रेस हो, वो एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार पर हमलावर होने के लिए बैठी हुई हैं और साथ ही जो उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर हो रहा है उन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लिहाजा ऐसे में पार्टी के द्वारा किस तरीके से रणनीति बना जाए, कैसे विधायक को इस पूरे मामले को लेकर के एकजुट होकर के सदन में पेश होंगे, एकजुटता दिखाएंगे, क्योंकि कल जिस तरीके से सुल्तानपुर के लंबुआ से विधायक देवमणि ने सत्र में सवाल पूछा, लिखित में उन्होंने सूचना दी थी कि कितने ब्राह्मणों की हत्याएं हुई, कितने पे FIR हुई, कितने लोग गिरफ्तार किए गए। इससे कहीं ना कहीं पार्टी एक घेरेबंदी में आ गई है कि उन्हीं के घर से इन जो विपक्षी जो बात कह रहे थे वो उनके घर से आवाज़ उठने लगी है। लिहाजा ऐसी तमाम बातों को देखते हुए पार्टी आज एक रणनीतिक तौर पर एक ये बैठक होगी और इस रणनीतिक ठीक है, यानी कि रणनीति बनाई जाने वाली है। संतोष, आप हमारे साथ बने रहे, अगली खबर पर मैं आपके पास लौट रहा हूं। तो रणनीति आज बनाई जाने वाली है कि सदन में किस तरीके से बातों को रखना, विपक्ष जो सवाल उठाएगा उनका जवाब किस तरीके से देना है। लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको देते हैं। स्कूल फीस को लेकर सेंट्रल बार एसोसिएशन का प्रदर्शन, अध्यक्ष आदेश कुमार के नेतृत्व में आपको बता दें कि प्रदर्शन होगा। तो स्कूल की फीस को लेकर प्रदर्शन होने वाला है, क्योंकि लॉकडाउन में स्कूल खुले नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस ही हुए हैं। तो ऐसे में सेंट्रल बार एसोसिएशन का ये प्रदर्शन देखने को मिलेगा और जो अध्यक्ष हैं आदेश कुमार, उन्हीं के नेतृत्व में होगा। स्कूल कॉलेजेस की फीस कम करने की मांग पर यह प्रदर्शन होने वाला है। और कोरोना में स्कूल कॉलेजेस जब बंद है तो फीस क्यों ली जा रही है, ये सवाल उठा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी संतोष बने हुए। संतोष, जो प्रदर्शन है, मुख्य जो मांगे हैं वो आप बताइए दर्शकों की, इनकी मुख्य मांगे क्या हैं? क्योंकि स्कूल कॉलेजेस के दलील ये भी है कि अगर स्कूल नहीं खुले हैं तो हम कम से हम टीचर्स को सैलरी तो हम भी दे रहे हैं, हम ऑनलाइन क्लासेस तो ले रहे हैं, तो फिर फीस तो हमें मिलनी चाहिए। देखिए, सेंट्रल बार के द्वारा ये लगातार इस बात की मांग की गई कि जो लॉकडाउन के दौरान जो स्कूल बंद किए गए, पढ़ाई नहीं हो रही है, किसी तरीके से बच्चे घर पर हैं, ई लर्निंग के ऊपर जो एम्फेसाइज किया गया है, उसमें जो फीस है उसकी माफ़ी को लेकर के वकील एकजुट हुए थे। इसको लेकर के उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को भी प्रत्यावेदन दिया था और तमाम जो शिक्षा विभाग के लोग हैं, शिक्षा मंत्री हैं, जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनको भी इस बात के लिए कहा था कि जो कोरोना के काल में लोगों की आय कम हुई है, ऐसे में जो फीस जो वसूली की जा रही है, जो फीस मांगी जा रही है, उसको कम किया जाए या फिर उसको माफ़ किया जाए। प्राइमरीली उन लोगों ने माफ़ करने के लिए कहा था, लेकिन उसके बाद कहा गया कि इसमें कम की जाए। जो बढ़ोतरी स्कूलों के द्वारा की गई तमाम वर्चुअल क्लासेस लेने के नाम पर, असलियत यही है राजीव कि स्कूल कॉलेजेस के अंदर जो वर्चुअल क्लासेस लेने के नाम पर जो अतिरिक्त फीस वसूली की जा रही है वो अभिभावकों के ऊपर ज़्यादा बड़ा बोझ बनी हुई है। इसी को लेकर के आज वकील लामबंद हुए हैं। 12 बजे के करीब विधान भवन के सामने इन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आह्वान किया है कि वकील वहां पर इकट्ठा हो। विधान भवन के सामने ये लोग प्रदर्शन करेंगे, विधान भवन का घेराव करेंगे, लेकिन इस घेराव में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, कोई भीड़ नहीं होगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही अपनी बातों को रखने के लिए 12 बजे विधान भवन के सामने वकील इकट्ठा होंगे। जी ठीक है संतोष, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो 12 बजे विधान भवन का घेराव करने का मन बना लिया है और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वो इस प्रोटेस्ट को करेंगे। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, हम फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब बड़ी खबर, महिला बाल अपराध रोकने के लिए सुरक्षा खाका तैयार हो गया। अपराध को रोकने के लिए तमाम विभाग के अधिकारियों के अधीन होंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे दें। महिला और बाल सुरक्षा संगठन अब बच्चों महिलाओं की सुरक्षा करेगा। एडीजी वुमेन एंड चाइल्ड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन के अधीन अब काम होने वाला है। ये एक बड़ी खबर, महिला एवं बाल अपराध को रोकना लक्ष्य है, मकसद है। एडीजी के साथ 2 आईजी स्तर के अधिकारी, 2 एसपी या एएसपी या 2 डीएसपी स्तर के अधिकारी होंगे और अपराध रोकने के लिए पुलिस की स्पेशल ट्रेनिंग आपको बता दें कि संगठन देगा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग रोकने के लिए प्रदेश स्तरीय कार्य योजना बनाई जाएगी। महिला और बच्चों से जुड़े हुए विभागों के बीच में नोडल एजेंसीज की तरह संगठन का काम करेगा। अब खबर करनौद से, जहां पर बड़ा हादसा होते होते टल गया।
यहां पर लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर एक बस अचानक डिवाइडर से पलट गई, जिसके बाद से बस के पहिए टूट गए। इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और करीब 15 लोग जख्मी हुए हैं। सभी को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवा दिया गया है। यह हादसा ठठिया के पट्टी गांव के पास में हुआ। बताया जा रहा है कि यह स्लीपर बस दिल्ली से लखनऊ जा रही थी। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, दुर्घटनाग्रस्त हुई है ये बस। बस के पहिए निकल गए, पहिए निकलकर दूसरी तरफ गिर गए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, डिवाइडर से टकराई और पहिए भी टूट गए। 3 लोगों की हालत गंभीर है। इस हादसे में कुछ लोग जख्मी हुए हैं, उनमें 3 की हालत गंभीर है। तो पुलिस मौके पर पहुंच गई थी, तो रेस्क्यू भी कर लिया गया। तो दिल्ली से लखनऊ ये बस बताया जा रही थी। ये स्लीपर बस थी जो डिवाइडर से टकराई। हादसे का कारण क्या रहा ये अभी तक स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है। तो कन्नौज में यह हादसा हुआ है, एक्सप्रेस वे पर यह हादसा हुआ है, जहां पर एक स्लीपर बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई और उसके बाद आपको बता दें कि कई लोग इसमें जख्मी हुए। 3 की हालत इनमें बेहद गंभीर बताई जा रही है, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस वक्त कानपुर से एक बड़ी खबर देते हैं। बिकरू कांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर मिल रही है। अमर दुबे की पत्नी खुशी को लेकर सवाल है और कोर्ट में दाखिल दस्तावेजों में खुशी नाबालिग बताई जा रही। ये खबर बहुत बड़ी। अमर दुबे जो कि विकास दुबे का बेहद करीबी राइट हैंड और उसकी पत्नी खुशी, आपको बताते हैं कि अमर दुबे की शादी बिकरू कांड से कुछ दिन पहले ही हुई थी और अमर दुबे भी एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है और उसकी पत्नी खुशी को लेकर ये सवाल है। उसकी शादी में ही आपको बता दें कि जो कोई वीडियो सामने आए जिसमें विकास दुबे भी नाचता गाता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन इस बीच में जानकारी ये मिल रही है और बड़ा खुलासा हुआ है कि खुशी दस्तावेजों में नाबालिग मिली है। नाबालिग मिली है। कानपुर देहात से बड़ी खबर आपको देते हैं। बिकरू कांड में एक नया मोड़ आ गया है। कुख्यात अपराधी अमर दुबे की पत्नी खुशी, उसकी उम्र को लेकर सवाल उठे हैं। अधिवक्ता शिवाकांत ने कोर्ट में कई दस्तावेज दाखिल किए हैं और डकैती, आपको बता दें कि मामला उसका भी चल रहा है। किशोर न्याय बोर्ड को ट्रांसफर मुकदमा किया गया है। ये किशोर न्याय बोर्ड को ट्रांसफर किया गया मुकदमा क्योंकि नाबालिग बताए जा रहे हैं। खुशी की उम्र 16 साल 10 महीने के बताए जा रहे हैं, यानी कि 18 साल की भी नहीं थी खुशी, 16 साल 10 महीने की बताए जा रहे हैं। और आपको ये जानकारी देते हैं कि माती न्यायालय में अब मुकदमा चल रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे दें। और अमर दुबे की शादी ऐसा बताया जाता है कि विकास दुबे ने करवाई थी और अब इसी मामले में यह खुलासा हुआ है कि अमर दुबे की जिससे शादी हुई उस लड़की का नाम खुशी और वो खुशी नाबालिग है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे दें। बिकरू कांड जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए, उसके बाद एनकाउंटर में विकास दुबे अमर दुबे ढेर किया गया। संवाददाता अशोक इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अशोक, जो अब ये जानकारियां निकल कर आ पाई हैं, ये इसका खुलासा कैसे हुआ और क्या ये तय हो गया, क्या ये पता चल पाया कि वाकई खुशी नाबालिग है या भी सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ये बातें कही जा रही हैं या फिर ये तय हो गया है? अशोक, मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगता है उनसे संपर्क हमारा टूट गया है। दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक खबर बड़ी है। अमर दुबे की पत्नी ऐसे बताया जा रहा है कि उसकी उम्र को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। अमेठी में एक वायरल वीडियो को लेकर इन दिनों हलचल मची हुई है, क्योंकि इस वीडियो में जिले के एसपी दिनेश कुमार सिविल ड्रेस में मंत्री राजेंद्र सिंह के पैर छूते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद से सियासत गर्मा गई। दरअसल रविवार को कैबिनेट मंत्री राजेंद्र सिंह कालीकंद धाम में मंदिर में पहुंचे हुए थे, लेकिन यहां पर एसपी दिनेश उनके पैर छूते हुए नजर आए। आप देखिए तस्वीरों में देखिए आप दिनेश सिंह जो कि एसपी हैं, जो कि सिविल ड्रेस में सफेद कमीज पहने हुए हैं, हमने आपको दिखाया। और जैसे ही मंत्री जी पहुंचते हैं, गाड़ी से उतरते हैं, गेट खुलता है और सबसे पहले कोई पैर छूता है तो वो तो एसपी साहब हैं। देखिए एसपी साहब पैर छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। एसपी साहब हैं, ये सिविल ड्रेस में हैं और पैर छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये अमेठी से जो वीडियो वायरल हुआ है, ये आप देख रहे हैं। वीडियो में आप देखिए
सियासत गर्मा गई क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर राजेंद्र सिंह कालीकंद धाम पहुंचे थे। नीरज हमारे संवाददाता खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। नीरज, वीडियो कब का है ये, और इस वीडियो के सामने आने के बाद आपने सवाल पूछा होगा एसपी साहब से कि पैर छू रहे हैं वो मंत्री जी के, तो इस पर क्या कहना था उनका? देखिए, अब आपको बता दें कि ये वीडियो जो पैर छूते हुए मिला है, ये वायरल वीडियो में मिला, जो कि एसपी साहब जहां उतर रहे थे, वहां पे मंत्री जी जहां उतर रहे थे वहां पे मीडिया नहीं थी। जब ये वीडियो वायरल वीडियो है, इस पे एसपी साहब जवाब मांगा गया तो वो टाल मटोल किए। और क्या मंत्री से आपने सवाल पूछा? नहीं, दरअसल ये खबर करने के बाद मंत्री जी से मुलाकात हुई है। ये वीडियो वायरल में आया, आपको बता दें, वायरल में मिला हुआ है, तो इसलिए जो है ठीक है, ये वीडियो यानी कि सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसके बाद ये पूरा का पूरा खुलासा हुआ है। आपका फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। लेकिन जब आपको बता दें कि सवाल पूछा गया एसपी साहब से, तो एसपी साहब मामले को टालते हुए आगे बढ़ गए, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन एक एसपी का इस तरह से मंत्री का पैर छूना शिष्टाचार भले ही है, लेकिन आप एक सिस्टम का हिस्सा, आप एक अधिकारी हैं और आपको साथ में काम करना है। लेकिन पैर छूना बहुत दूसरी तरह के मैसेजेस देता है, और सार्वजनिक जगह पर पैर छू रहे हैं एसपी। तो हमारे इस बुलेटिन गंगा प्राइम में फिलहाल इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। और छोटे से ब्रेक के उस पार देखिए पहाड़ प्रभात, मेरे सहयोगी कौशल सेठ के साथ।